बाहर से भी होंगे आप लोग होंगे, कहाँ से हैं आप लोग? थोड़ा एक आप लोग अपना परिचय थोड़ा बता दें, कितने लोग कहाँ से एडीएल से हैं, कितने लोग एडीसी से हैं, कहाँ कहाँ से हैं आप लोग? एडीएल से हैं। आप सभी लोग एडीएल से ही हैं ना? कहाँ के आप लोग? बगल से मतलब कहाँ आपका पीजी या यूजी का? यहाँ से मतलब इसी जिले से इसी डिस्ट्रिक्ट से। तो कब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी इस सत्र से? कब से? अभी जल्दी स्टार्ट हुआ है। करंट अफेयर्स के लिए सब बता रहे थे, लेकिन हम आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ टॉपिक्स बताएंगे। आप लोग चलिए सिविल के लिए है आप लोग? यस सर। सिविल सर्विसेज के लिए? यस सर। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है? एक टॉपिक है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, नहीं पता है? चलिए। और जीआईएस भी नहीं पता है? इसमें कितने लोगों का जो बैकग्राउंड है ज्योग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से, तो आप लोगों ने तो जीआईएस तो नाम सुना ही होगा? नहीं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं सुना? सर वो जो टैग मतलब मिलता है क्या, मतलब किसी वस्तु पर? जैसे जो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, भूगोल में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हमें मिल सके, मतलब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में कहाँ हमारी सूचना, कहाँ कहाँ किस जगह क्या लोकेशन है, कैसे क्या चीज़ है, हम इस समय मौके पे अगर इस भूगर्भ पे खड़े हैं तो हमारा क्या अक्षांश है, क्या देशांतर है, कितने डिग्री अक्षांश में है, कितने डिग्री देशांतर, कितने मिनट सेकंड, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो उससे ये तो बेसिक चीज़ है कि उसमें प्रणालियाँ होती हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, उसमें मेथड्स बहुत सारे होते हैं। तो एक मेथड उसी में है, एक सिस्टम उसी में है रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन जिसको हिंदी में बोलते हैं, सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन है क्या? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और सुदूर संवेदन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दीज आर सप्लीमेंट्री फॉर ईच अदर। और बिना सुदूर संवेदन के हम जीआईएस को नहीं कोई यूज कर सकते, और बिना जीआईएस के हम सुदूर संवेदन का कोई यूज नहीं कर सकते। लेकिन सुदूर संवेदन है क्या? जैसे हम आपको दूर से ही देखकर आपके बारे में हम एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि आपके चेहरे का गोल है, चेहरा लंबा है, आपकी आँखें कैसी हैं, या जो भी चीज़ें, जो भी हम संकल्पना आपको देख के बना सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देख के जो संकल्पना हम बना सकते हैं, वही क्या होता है कि हमारी जो आँखें हैं एज ए कैमरा लेंस, और जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं वो क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, और जो हमारी आँखें देख रही हैं तो प्रोसेसिंग कहाँ से हो रही है? माइंड से प्रोसेसिंग हो रही है। माइंड से प्रोसेसिंग करके हम क्या उसके बारे में जानकारी कर पा रहे हैं कि किसी ओपन है क्या डोर? अच्छा चलिए ठीक। तो जो भी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को देखने के बाद जो हमने संकल्पना किया कि वास्तव में इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठंडा है, गर्म है, बड़ा है, छोटा है, जो भी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी हैं, भौतिक जो उसके गुण हैं, वो क्या होता है कि एक रिमोट सेंसिंग के तहत आती हैं वो चीज़ें। ये तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बातें दूसरी हो गई। हार्डवेयर ये तो यूजेबल चीज़ें होती हैं ना, जैसे सॉफ्टवेयर क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें हमने बिना टच किए, बिना सारी चीज़ें वो बात है। और हार्डवेयर क्या है, तो ये अलग चीज़ है, ये मैटर बिल्कुल अलग है, और सुदूर संवेदन अलग है। सुदूर संवेदन में क्या होता है कि मैटर को हम देखने के बाद अपनी एक संकल्पना बनाते हैं, एक हम अपना उसके वर्च्यू क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है,
ये हम सोचते हैं, ये हम बनाते हैं, एक संकल्पना, एक हाइपोथेसिस उसकी बनाते हैं। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इससे बिल्कुल अलग मैटर है, ठीक है ना। हार्डवेयर क्या है, आपके जो कंपोनेंट्स सारे हैं, जितने भी हैं, जो आप टचेबल जो चीज़ें हैं, छूने योग्य जो सारी चीज़ें हैं, वो हार्डवेयर की ट्रेडिंग ले लिया। और सॉफ्टवेयर क्या है, जो हम उसको सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, जो यूज करते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते। एज ए जस्ट लाइक एज ए एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो हम टच नहीं कर सकते, बस उस पर हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैटर उससे अलग है। आप जब इसको क्लियर करेंगे तो समझ पाएंगे कि वास्तव में सुदूर संवेदन है क्या, रिमोट सेंसिंग है क्या। रिमोट मीन्स सुदूर और संवेदन, सेंसिंग सेंसर, एज ए सेंसर, सेंसर से ही सेंसिंग है। तो सेंसर क्या है, संवेदन, संवेदना। तो अभी हम अगर बेसिक अगर उसके लें हम एक एग्जाम्पल, तो सीसीटीवी कैमरा क्या करता है। अगर हमारे कैंपस में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो आने वाले लोगों को मॉनिटरिंग करता है, निगरानी करता है, ठीक है। एक CQ था, CQ कंट्रोल, कमांड और कम्युनिकेशन। हो सकता है हमारे यूट्यूब इसमें जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, हम कंट्रोल भी करते हैं किसी सिस्टम को, हम कमांड भी करते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो हम उससे ऐप से उसको कनेक्ट करके बातें भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आजकल तो ऐसे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जिससे हम आप बात भी कर सकते हैं। बहुत सारे भी आपके क्लासरूम्स में भी लगे हैं, जिसको आप अगर चाहें तो वहाँ से आपको देख सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, जो भी व्यवस्था उसको दुरुस्त कर सकते हैं, आप व्यवस्था कहीं ना होने पाए, और उससे आप वो चाहें तो बात भी कर सकते हैं। जो सिस्टम है उससे बात भी आप उससे कर सकते हैं। तो इसी तरह से सुदूर संवेदन की जरूरत पड़ी कि हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी को हम समझ सकें। उसकी प्रॉपर्टी को समझने के बाद उसके लिए हम एक कंट्रोल सिस्टम बना सकें, कैसे कंट्रोल करना है उस चीज़ को, कैसे उसको कमांड करना है, उस सिस्टम को हमें कमांड कैसे करना है, और कैसे उसके बारे में हमें कम्युनिकेशन करना है। मैं अपना परिचय देना आप लोगों को भूल गया, सबसे पहले उसी पे आते हैं। मेरा नाम मयंक मणि है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ आपके डिफेंस एंड स्टडीज में, और इसके साथ ही मैंने 10 वर्ष अपने लखनऊ में मैंने दिए सर्विस में। इसरो के डाटा सेंटर में मैं रहा हूँ, इसको रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के नाम से जानते हैं, जो कि एक लखनऊ का चैप्टर है। और अदर स्टेट्स में भी आपको रिमोट सेंसिंग या सैक के नाम से भी अदर जगहों पे इस तरह की संस्थाएँ मिलती हैं। और जैसे सैक हो गया, सैक देहरादून हो गया, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो इससे रिलेटेड मैं रहा, और मेरी सर्विस अभी तक वहीं चली, और मैं इस समय रिसर्च स्कॉलर के रूप में हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट में मेरे PG भी हैं, 3-4 सब्जेक्ट में मैं PG भी हूँ, और BSc बैकग्राउंड से मैं रहा हूँ। और आपकी बस्ती में मैंने काफ़ी समय दिया है, मैं बहुत पहले यही रहता था, यहीं पर मैं अध्ययन और अध्यापन मैंने किया बस्ती में ही। तो इस तरह से मेरा है। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग जो है किसी ऑब्जेक्ट को छुए बिना उसके बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को समझना ही क्या है, रिमोट सेंसिंग। हमारे स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स, चाहे वो सबसे पहला सैटेलाइट हम आपको बात करते हैं आर्यभट्ट, जो उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह जो बनाया गया आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है एक तरह का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। सैटेलाइट जो है, जो कि वो लॉन्च किया गया था, कोई बता सकता है क्या कब लॉन्च किया गया था? 1975 में सबसे पहला किया गया था, लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट के नाम से। होता क्या है कि सैटेलाइट तो ठीक है, हमने लॉन्च कर दिया, उसके एक ऑर्बिटल हमने सेट कर दिया। ऑर्बिटल भी समझ रहे हो आप, जो उसके चक्कर जो लगाता है अपनी कक्षा में। और भी बहुत सारे आपों के मन में क्वेश्चंस उसके प्रति उठेंगे कि बहुत सारे देशों के जो है सैटेलाइट्स होंगे स्पेस में, कभी वो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं,
उनके जो ऑर्बिटल्स जो पाथ होते हैं वो अपने पाथ पे चक्कर लगाते हैं, तो फिर वो टकराते क्यों नहीं हैं, उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी कैसे तय की जाती है, और फिर वो कैसे कितने एरिया को कवर करते होंगे। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं तो जिस जगह पे वो एब्सेंट रहते हैं उसको कैसे कैसे कवर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने इस तरह से, अगर ये हमारी ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी है, और हमने सैटेलाइट को कर दिया, तो जिस तरफ से वो जाएगा, जहाँ से उसका रोटेशन होगा, तो अगर वहाँ से हट जाएगा, एज जस्ट लाइक सन एंड मून, भाई कभी रात होती है कभी दिन होता है पृथ्वी पे, जो साइड उसका पृथ्वी के ऊपर पड़ता है उसी टाइप से उसका नेचर होता है पृथ्वी पे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जिस जगह से वो एब्सेंट रहता है, जहाँ वो प्रेजेंट रहता है, उस जगह को तो कवर करता है, लेकिन जिस जगह एब्सेंट रहता है उस जगह को कैसे कवर करता है कि नहीं करता है, क्या करता है। तो ऐसी जगह को किसी दूसरे सैटेलाइट के थ्रू हम उसको कवर करते हैं। तो इस तरह से जितनी भी स्पेस में सैटेलाइट्स जितने लॉन्च किए गए हैं, हम माना जा सकता है कि टाइम जोन के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग हम किसी भी एरिया का पूरा एरियल फोटोग्राफी कर सकते हैं, उनके वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और किसी भी देश से हम सैटेलाइट से हेल्प ले सकते हैं। जैसे इंडिया का उस समय अगर मान लीजिए रोटेशन में नहीं है उस जगह के, अलास्का हुआ, कभी बहुत सारे ऐसे प्लेन्स वगैरह क्रैश हो जाते हैं, तो हमें कैसे वो मिलते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए कि जिससे आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें, क्या है, कैसे है, और बहुत सारी चीज़ें आए दिन आप लोग करंट में सुनते होंगे कि किसी प्लेन क्रैश हो गया, और प्लेन क्रैश होने के बाद उसको ढूंढा गया, तो क्या जरूरी थोड़े थे वहाँ जाकर ढूंढा गया, उसके जो मलबे मिलते हैं तो उसके सैटेलाइट्स के जो इमेज हैं उससे हमें मिलते हैं, सैटेलाइट्स की जो इमेज है उससे मिलते हैं, और जो लास्ट लोकेशन होती है प्लेन्स की, उससे हमें सैटेलाइट को मूव करने में, अच्छा प्लेन्स में भी आप समझ सकते हैं जीपीआरएस और जीपीएस टाइप की चीज़ें लगी होती हैं, तो ब्लैक बॉक्स जो उसका होता है उसके भी थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसके बाद हम जो है उसके अक्षांश और देशांतर कहाँ लास्ट में क्या रहा, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि हम जो है कवर कर सकें उससे, और एक अपना मतलब खोजी अभियान और सचल दस्ता वहाँ पे हम लगा सके उससे सर्च करने के बाद ही। और मैं कुछ जगहों पे आपको मैं ले चलता हूँ। पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि जब बाढ़ वगैरह आती थी तो बाढ़ में रेवेन्यू से डिपार्टमेंट से लोग और जिला प्रशासन लेवल से आपदा प्रबंधन और राहत बचाव कार्य के लिए जो है लोग जाते थे, मौके पे पहुंचते थे, और वहाँ ये देखते थे कि वास्तव में कितनी क्षति हुई है यहाँ पे, जो फिजिकल जो यहाँ पे क्षति हुई, जान माल की जो समस्या यहाँ हुई है कितनी हुई है, और कितने मात्रा में यहाँ नुकसान हुआ, कितना एरिया इससे अफेक्टेड है, प्रभावित कितना है। लेकिन अब आज के डेट में क्या है कि एक यूएवी आ गया है। यूएवी आप लोग समझते हैं क्या है यूएवी? यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम ड्रोन भी करते हैं, एक अपने भाषा में ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित क्षेत्रीय यान, अगर हिंदी में कहें तो मानव रहित क्षेत्रीय यान। यूएवी की सहायता से भी हम कभी, मानिए हमें बस्ती का पूरा अगर लोकेशन लेना है, पूरा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है, उसकी स्थिति से अवगत होने हैं बस्ती से, तो बहुत सारे जगहों पे आप देखते होंगे कुछ ऐसे समस्याग्रस्त एरिया होते हैं, या आजकल तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स में भी, अभी शादी पार्टियों में भी आप देख सकते हैं कि उतना पर्टिकुलर एरिया को हम कैसे कवर कर सकें, कैसे उसके कमांड रख सकें, उस जगह को कैसे कंट्रोल कर सकें, उसके लिए हम यूएवी ड्रोन उड़ाते हैं। तो ड्रोन फ्लाई करके हम उसको जो है अपनी नज़र में रखते हैं, और सबसे बड़ा उसमें जो खासियत की चीज़ की होती है, जो उसका कैमरा होता है। भाई ठीक है, वो एक तरह का तो एरियल व्हीकल हो गया है, लेकिन जो हमारा कैमरा है वो कितना संवेदनशील है, कितना इफेक्टिव है हमारे लिए, और कितना हाई रेजुलेशन का है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो ऐसी शब्दावलियाँ हैं बहुत सारी जो हम लोग शायद उसको समझ ना सकें कि रेजुलेशन क्या होता है, कैमरे के पिक्सल्स क्या होते हैं, उसका क्या इफेक्ट है, कम होता है, ज़्यादा होता है पिक्सल। अभी आपके
जो इसके पहले जो विगत जो वर्षों में जो पेपर्स हुए हैं उसमें पूछा जा सकता है कि किसी कैमरे के पिक्सल्स को बढ़ाने पर जो छवि है, पिक्चर है, उसकी क्वालिटी में क्या सुधार हो सकता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, या क्या इस टाइप की चीज़ें। तो हमें ये जानना पड़ेगा जो पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स के बढ़ाने पे ज़्यादा पिक्सल्स का अगर रहेगा तो कैमरे की जो क्वालिटी है, मतलब कैमरे की क्वालिटी नहीं, जो छवि, जो हमारे फोटो की जो क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। कम है तो खराब आएगी। पिक्सल्स होते क्या हैं, जो इस तरह से जब आप उसको बहुत ज़्यादा जूम आउट जूम इन करते हैं तो उसको दिखता है इसमें, तो इस टाइप से जितने ज़्यादा ब्लॉक्स बने होते हैं छोटे छोटे, वो उन्हीं ब्लॉक्स से ही मिलकर पिक्सल्स बनता है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं उतनी ही अच्छी क्वालिटी उसकी बनती है। तो मैं बात कर रहा था अभी यूएवी की। यूएवी में जो भी है उसमें कैमरे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो छवि है वो कितनी अच्छी है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है किस पे, पिक्सल्स पे। जितनी ज़्यादा पिक्सल्स हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उसकी मिलती है हमें। और इसके अलावा क्या है कि आपदा प्रबंधन और जो भी चीज़ें मैं बता रहा था आपको, ड्रोन फ्लाई करके भी हम उस जगह पे जो है कवर कर सकते हैं, उस एरिया को कवर करके हम उसके बारे में जान सकते हैं कितना एरिया अफेक्टेड है और कितना एरिया सुरक्षित है, ठीक है ना। सैटेलाइट व्यू से भी हम देख सकते हैं अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं, लिस्ट 4, लिस्ट 3, इस तरह के सेंसर्स आजकल चल रहे हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। लिस्ट 4 एक सेंसर का नाम जो कि बहुत अच्छी ग्लो, इसमें और भी बहुत अलग टाइप के सेंसर्स हैं। आपको मैं बताऊंगा सेंसर्स के नेम बताऊंगा, लेटेस्ट में कौन कौन से सेंसर्स आज के समय में चल रहे हैं उनके भी बारे में बताऊंगा, और उनकी क्वालिटी कैसी है। इस समय जो सैटेलाइट, जो कौन कौन से अलग अलग सैटेलाइट जो भेजे गए हैं उनमें कौन कौन से सेंसर्स लगे हुए हैं, और जीआईएस में हम काम कैसे करते हैं, हम कैसे डिजिटल फोटोग्राफी कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और उसके क्या यूज हैं और सारी एप्लीकेशंस वगैरह भी बताऊँगा। जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपदा प्रबंधन के कार्यों में हम ड्रोन सर्वे करके, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे कहीं अगर आता है, कहीं आपदा कहीं आती है, कहीं बाढ़ प्रभावित एरिया हो जाता है, तो गोरखपुर एक जगह ले लिया है, अगर हम ले लेते हैं तो गोरखपुर में हम ये समझ सकते हैं कि रुस्तमपुर ढाला है, कूड़ा घाट है, और कौन कौन सा राप्ती नगर है, वो एरिया प्रभावित है, जबकि उसके अगल बगल का कोई एरिया ऐसा प्रभावित नहीं है। कितनी क्षति हुई है, कितने घर वहाँ पे हाउसेज कितने डूब गए हैं। तो वास्तव में होता क्या है कि गवर्नमेंट उनको सहायता राशि देती है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि जो सहायता राशि होती थी वो बहुत सटीक उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता था, और आज के डेट में उसका निर्धारण अच्छे से हम कर सकते हैं कि कितनी वास्तव में हमें एरिया जो है अफेक्टेड है। तो इसी तरह से इसका यूज किया जाता है। अगर हम क्रॉप वेजिटेशन के रूप में ले लें, अगर एग्रीकल्चरल फील्ड में देख लेते हैं तो आज हम इसी अपने ड्रोन के थ्रू, ड्रोन तो बहुत संभव नहीं है, ड्रोन को पर्टिकुलरली निश्चित एरिया में हम फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पूरे प्रदेश और जिले स्तर और ब्लॉक लेवल पे अगर हमें देखना हो तो क्या है कि हम सैटेलाइट सेंसर के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू हम उसका इमेज देख सकते हैं। अच्छा, होता क्या है, जब भी हम सैटेलाइट से जो भी व्यू हम लेते हैं, जो भी हमें व्यू मिलता है सैटेलाइट से, वो क्या होता है कि किसी एरिया का हमने ले तो लिया सैटेलाइट से व्यू, लेकिन क्या अरहर की फसल और कुछ गन्ने की फसल या कुछ बाजरे की फसल, या बाजरे की फसल और गन्ने की फसल में क्या आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं? बहुत कम संभव होता है। मैं कहता हूँ 2-4% कम करता है संभव हो, लेकिन वो भी 2-4% कब संभव होता है जब आप उसके लीव्स देखेंगे, पत्तियाँ और कुछ चीज़ें, उसकी हाइट और चीज़ें, तब आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि भाई ये किसकी बाजरे की फसल है, ये गन्ने की फसल है। और भी कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं हमारे पास जो बिल्कुल सेम एक जैसे दिखते हैं, दिखने में एक जैसे ही होते हैं, तो उसको क्या करता है, ग्राउंड सर्वे किया जाता है उसके लिए। एक हम अपना एक अनुमान लगाते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया को, अगर हमने उसको पूरा किया व्यू में, अपने कैप्चर किया सैटेलाइट के थ्रू, हमने उसका पूरा ले लिया, अगर नक्शा, उसका मैप हमारे पास है, अगर डिजिटल इमेज, तो उस डिजिटल इमेज में ये चीज़ निर्धारित करना कि कौन सी वास्तव में वो फसल है, गन्ना है कि बाजरा है कि क्या चीज़ है, इसके लिए हम फिजिकल सर्वे करते हैं।
फिजिकल सर्वे करने के बाद एक हम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि अगर थोड़ा सा डार्क रेड रहे, थोड़ा सा हल्का रेड रहे, थोड़ा सा ग्रीन कम रहे, ब्लैक ज़्यादा रहे, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो उस पर हम अपने कॉन्सेप्ट को बना लेते हैं कि भाई इस तरह की लीव्स दिखने वाली चीज़ें, अगर हल्का रेड है तो क्या है, गन्ना है, अगर डार्क रेड है तो क्या है भाई, बाजरे की पत्तियाँ हो सकती हैं ना। तो इस तरह से हम अपने कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, उसी पे ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, इसी तीन ब्लू, रेड और ग्रीन, इन्हीं तीन पे हम अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, इन्हीं तीन कलर पे। एक कलर कंपोजिशन है, फॉल्स कलर कंपोजिशन। वास्तव में फॉल्स कलर कंपोजिशन हमें क्यों कहना पड़ रहा है यहाँ पे, जब भी हम सैटेलाइट व्यू जब देखते हैं तो गंगा की जो तलहटी होती है ना, नीचे गंगा का जो पानी होता है वो ब्लैक दिखता है, जबकि भाई पानी तो बहुत बिल्कुल साफ है ना। ब्लैक दिखने का वजह भी है कि वो साफ इतना ज़्यादा है कि जो उसके आते हैं सेंसर, जो उसके आते हैं रेडिएशन, वो क्या करते हैं, पानी को छीड़ते हुए अंदर उसकी तलहटी कर देते हैं। तो तलहटी में जब वो जाएगा तो ब्लैक ही आएगा ना। लेकिन जो पानी थोड़ा सा ब्लू या इस तरह से दिखता है, थोड़ा बहुत ऐसा मतलब थोड़ा साफ दिखने को उसमें आपको दिखता है कलर में कि हाँ थोड़ा ब्लू होगा, और वैसे हम लोग उसको डिनोट भी करते हैं ब्लू से पानी को, तो वो बहुत गंदा पानी होता है। अगर बहुत आपको दिखता है ब्लू और इस तरह की वाटर बॉडी अगर होती है तो जरूरी नहीं कि बहुत साफ, लेकिन जो जहाँ ब्लैक दिखेगा गंगा को अगर आप देखेंगे कभी, आप जाके देखिएगा भी, तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपसे कभी पूछी जा सकती हैं कि भाई अगर गंगा है और ये नदियाँ हैं या इस तरह से तालाब है, वाटर बॉडी है, तो सैटेलाइट से व्यू, सैटेलाइट व्यू से देखने, सैटेलाइट व्यू अगर होता है तो आपको किस कलर में दिख सकता है वहाँ, गंगा कुछ और ब्लैक में दिखेंगी। वाटर बॉडी तालाब है तो तालाब में जलकुंभी वगैरह भी होती हैं, तो अगर हरा है तो रेड में आपको दिखेगा। तो एक चीज़ और है, सैटेलाइट जो सेंसर्स होते हैं बहुत, अगर ग्रीन है कोई चीज़ तो आपको रेड में दिखेगा, ठीक है ना। जैसे वेजिटेशन के मामले में हो गया, अगर हम फसलों को देखें और पत्तियों को, पेड़ पौधों को देखें तो क्या दिखेगा, वो रेड में दिखेगा। जहाँ भी रेड आपको व्यू दिखता है वो क्या है, वो वेजिटेशन से आपके, जो ग्रीन चीज़ें हो रेड में दिखते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें फॉल्स कलर कंपोजिशन कहते हैं। एक्चुअल में जो है वो कलर नहीं दिखता है ना। हाँ, गंगा की तलहटी है तो उसको बिल्कुल छेड़ते हुए पानी को उसके सेंसर्स गए, उसके रेडिएशन गए और उसको ब्लैक बना दिया, तो उसको हम इसलिए फॉल्स कलर कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। ये अलग चीज हुए मैटर हो गया। मैं बात कर रहा था क्रॉप वेजिटेशन में, जैसे हमें ये पता लगाना हो कि वास्तव में फसलों की जो उत्पादकता है, अगर गेहूं की इस समय सीजन में बुआई हुई है तो 2 समय में हम उसकी करते हैं पड़ताल। कभी आपने सुना नाम पड़ताल सर? पड़ताल जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करता है पड़ताल। पड़ताल में क्या किया जाता है कि हमें ये पता चलता है कि वास्तव में कितने हमारे भूभाग पे सिंचित एरिया में कितनी कौन सी फसलें लगाई गई हैं, ठीक है ना, कितनी फसलें लगाई गई हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि वास्तव में कितने एकड़ में कितने क्या सारी चीज़ें, और उसकी उत्पादकता जो है हम उस पर निर्भर करता है, उसके फसलों के बुआई और उस पर कब तक वो फसल पक जाती है। तो जल्दी देखा जाता है कि नवंबर दिसंबर तक हम उसको न करके, बल्कि जब फसलें पक जाती हैं नवंबर दिसंबर में, मानिए कि घास फूस और तरह तरह की सारी चीज़ें एक जैसी ही दिखेंगी, उस पर हम बहुत सटीक आकलन कर नहीं सकते हैं कि फसल कौन सी है, कितनी है, उत्पादकता क्या है। लेकिन जब फसल पक जाती है मार्च अप्रैल से लेके और मई तक, मार्च लास्ट से लेके मई तक, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेहूं वास्तव में हमारे पास उत्पादन कितनी है और कितने हेक्टेयर, कितने एरिया में उसको लगाया गया है फसल को, ठीक है ना। तो क्या इन सब चीज़ों से कभी आप लोग अवगत रहे कि इस तरह से भी कुछ ऐसे भी टेक्निक्स आ गए हैं? कोई ऐसा कुछ जानता है? अभी नहीं आप लोग समझ पा रहे हो, मतलब अभी तक इसके बारे में कोई संकल्पना नहीं रही आपने, किसी की नहीं रही है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आज की ये तकनीकी है, ये आधुनिक जो तकनीकी है, तकनीकी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जो अब तक मैंने बताया कि रेवेन्यू, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो अब तक ये काम करता था, अब इस तरह की भी तकनीकी आपके पास आ चुकी है, जो कि सैटेलाइट से ही संभव है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं।
आपने सुना होगा एक स्वामित्व योजना। यस सर। हाँ, स्वामित्व योजना में कुछ किसी को आइडिया है कि क्या है स्वामित्व योजना? डिजिटल तरीके से मतलब मैपिंग करके उसके बाद घर का स्वामित्व मतलब बताया जाएगा, स्थानांतरण दिया जाएगा, क्या डिजिटल तरीके से डिजिटल तरीके से क्या किया जाएगा, उसको मैपिंग किया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि मतलब उसके लिए एक अकाउंट आपको क्रिएट करके आपको अलॉट किया जाएगा और एक 14 अंक या 12 अंक या जो भी अंक डिसाइड किया जाता है कोड, उससे अकॉर्डिंग आपके एक खाता बनेगा, आपका अकाउंट बनेगा और आपके खाते में इतनी ज़मीनें आपके पास हैं। लेकिन उसमें भी क्या है कि मानिए हमने ड्रोन अगर फ्लाई कर दिया इस स्वामित्व योजना में, ड्रोन अगर हमने फ्लाई कर दिया और ड्रोन फ्लाई करके हमें कैसे पता चलेगा कि वास्तव में जो भी हमें जमीनें लैंड दिख रही है वो किसकी है? तो इसके लिए एक कैडेस्ट्रल मैप होता है, आप लोग जानते हो सजरा नक्शा, सजरा नक्शा होता है ना कैडेस्ट्रल मैप, और उस कैडेस्ट्रल मैप में क्या चीज़ें हैं और किसके नाम से है, वो बंजर कौन सा है, ग्राम समाज का जमीन कौन सा है, नजूल की ज़मीनें कौन सी हैं और किसके नाम से उसका स्वामी भूस्वामी कौन है। तो इसके हेल्प के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में अभी हाल ही में मैं अभी आपको एक तहसील की बात मैं बताता हूँ, बहुत सारे तहसीलों में काम किया जा चुका है और हमें लगता है कुछ 1 लाख अबव इसके खाते भी इस तरह के बनाए जा चुके हैं शुरुआत में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत। अब आप लोग इससे करंट से अपडेट हो लीजिएगा कि कितने अभी तक खाते तैयार किए जा चुके हैं, भूस्वामियों के कितने क्लासिफिकेशन किए जा चुके हैं, पहचान किए जा चुके हैं। इन सब चीज़ों को आप लगभग एक आंकड़ा उसका ले लीजिएगा कि कितने अब तक भूस्वामित्व के अंतर्गत कितने, किसी को पता है कितने अभी तक खाते तैयार किए जा चुके हैं? शुरू में किया गया था 1 लाख जी, उसके बाद अब तक क्या है आइडिया, कुछ है आपको? नहीं हुआ ना, ले लीजिएगा उसका आइडिया कि कितने अभी तक हो चुके हैं ना। तो ये बहुत तेजी से इस कार्य को किया जा रहा है। इसका वजह भी है कि शत्रु संपत्ति को भी पहचाना जा सकता है इसमें। आप अयोध्या फैजाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को ही देख लीजिए, इसमें क्या है कि बहुत सारी ज़मीनें वहाँ नजूल की मिल रही हैं, जो कि गवर्नमेंट को भी फायदा है भाई कि उन्हें ज़्यादा मुआवजे देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और नजूल की संपत्ति तो गवर्नमेंट की संपत्ति है। तो ये चीज़ें कैसे हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं ड्रोन से कि नजूल की कौन सी संपत्ति है, कौन सी संपत्ति जो है किसी की निजी प्रॉपर्टी है। ये सजरा नक्शा कैडेस्ट्रल मैप जो पुराने समय में जो रेवेन्यू में पड़े हुए हमारे पास सजरा नक्शा, उससे ही हम ये पता लगा पा रहे हैं कि ये चीज़ें, ये प्रॉपर्टी अमुक जो संपत्ति है वो किस टाइप की संपत्ति है। तो इसमें भी स्वामित्व योजना में भी ऐसा ही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है सर्वे ऑफ इंडिया को हेल्प कर रहा है और ये बता रहा है कि कौन सी संपत्ति किस टाइप की है और किसकी है, और उसी से उनके खातों का निर्माण हो रहा है। जैसे किसी समय में मानिए कि कोई एक सिंगल आदमी था, उसके पास 1 बीघे की संपत्ति थी, बाद में कुछ समय पश्चात उसके पास 4-5 सदस्य उसमें हो गए, जिसमें कई खातेदार हो गए। तो कई खातेदार हो गए तो जितने भी प्रेजेंट में मौके पे हैं खातेदार, उनको देखा जाएगा, उनको क्लासिफाई किया जाएगा और उनके हिस्से को ऑलरेडी खसरा और खतौनी में सब कुछ वर्गीकृत होता है उनका। तो उसको देखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी संपत्ति आपके नाम से, कहीं ऐसी भी संपत्ति होती है जो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है। भाई मैं कहता हूँ कि 1 बीघे में अगर उसके बटाईदार कई हो गए, उसके खातेदार कई हो गए, तो कम से कम 50 अगर खातेदार हो गए तो बहुत थोड़ी सी संपत्ति जो है उनको नहीं पता होगी। मैं कहता हूँ एक चारपाई बिछाने लायक ही अगर है तो उनको नहीं मालूम है। लेकिन इस योजना के तहत क्या हो रहा है कि जहाँ भी थोड़ी संपत्ति जिसकी भी है वो हम क्लासिफाई करके उसका एक खाता बना दे रहे हैं कि आपका इतना ही है, आपका 2 वर्ग गज ही है, लेकिन है। तो इस तरह से उनको अपने जो भूस्वामी हैं उनको पता भी चल रहा है कि हमारे पास वास्तव में इतनी संपत्ति है। और आए दिन अतिक्रमण से भी जो है मुक्ति मिल रही है। अभी बस्ती में आपके बहुत जगहों पे अतिक्रमण से जो है मुक्ति कराई गवर्नमेंट ने। तो ये है हमारा स्वामित्व योजना, ठीक है ना। और स्वामित्व योजना के अंतर्गत अभी एक चीज़ और रहा है इससे पहले, सीमांकन। जो पहले आप लोगों ने कभी देखा है गाँव में जो पत्थर लगे हुए होते हैं कहीं
खेतों में ऐसे पत्थर जैसा लगा होता है, तो वो क्या बताता है कि गांव का जो सीमा है, इतनी बॉर्डर है, उसके बाद अगला गांव शुरू होता है। तो गवर्नमेंट ने उसको भी करा रखा है, जहाँ जहाँ भी पत्थर लगे थे गवर्नमेंट ने उसको भी करा रखा है कि उसको भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब आपके रेवेन्यू के जितने भी राजस्व अधिकारी जो भी होते हैं उनके पास एक जीपीएस सिस्टम दिया जाता है, चाहे मोबाइल ऐप के थ्रू, चाहे जो भी उसका सिस्टम होता है जीपीएस सिस्टम उसके थ्रू। तो वो जिस जगह पे जाएंगे, जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो बताता जाएगा कि अब आप दूसरी जगह पे हैं, अब आप अपने गांव में हैं, इस गांव की सीमा के अंदर हैं। तो ये संभव कैसे हो पाया, हम उसके अक्षांश और देशांतर को हमने, जैसे ये गांव है अगर आपका, इस तरह से अगर गांव है ये आपका, तो हमने कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ ये टर्न होते हैं, जहाँ जहाँ मोड़ होते हैं, ये इस तरह से हमने इनको ले लिया, इनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और इस तरह से सीमांकन उनका हम कर लेते हैं। और जब भी हम इस गांव से बाहर, जैसे हम यहाँ पत्थर लगे हुए हैं, और जब भी हम उससे बाहर निकलेंगे तो तुरंत जो है हमारा सिस्टम बता देगा कि आप अब दूसरे गांव में हैं, और गांव में दूसरे हैं तो हैं ही, आप इतनी दूरी तक आ चुके हैं। जैसे अगर हम रूम से बाहर 2 मीटर चले जाएं तो हमारा सिस्टम बता देगा कि इस एरिया से आप 2 मीटर आगे जा रहे हैं, तो उसको जीपीएस सिस्टम करते हैं। आजकल जो उनको ऐप के थ्रू भी है और उनको अलग से सिस्टम मिले हुए हैं। तो इतनी प्रगति हमारे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किया हुआ है स्पेस के क्षेत्र में, जो है प्रगति है इसकी। और इसके अलावा जब भी कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जरूरत पड़ती है, शुरुआत होती है उसकी, या कहीं भी कंट्रोल और कमांड की जरूरत पड़ती है, तो सैटेलाइट की हेल्प के ही बिना कोई काम नहीं चलने वाला है। आज के समय में सबसे अहम जो हिस्सा है स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस एप्लीकेशन का यूज बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। यह पता लगाने के लिए कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे जो डेवलपमेंट है वो क्या है, क्या हो रहा है। एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, डीएसएस जिसको बोलते हैं। डीएसएस क्या है, दीज वर्क्स डिपेंड्स ऑन स्पेस एप्लीकेशन। जितने भी मैंने कार्य आपको बताए हैं किस पे डिपेंड है, स्पेस एप्लीकेशन पे डिपेंड है। और कैसे हम कंट्रोल और कमांड कर सकते हैं, ये डिपेंड किस पे करता है, स्पेस एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो डीएसएस क्या है, डीएसएस वहाँ भी लगाया जा सकता है जैसे किसी व्यवस्था को सुधारने के लिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता क्या है कि अपने जीपीएस की मदद से हम विद्यालयी अगर व्यवस्था को देखें तो गवर्नमेंट ने ऐसा भी किया है कि विद्यालय को क्या किया है, बीच में एक 2001 में ये कब आया सर्व शिक्षा अभियान, 2001 में जब सर्व शिक्षा अभियान आया तो उस समय मान्यता की बिल्कुल बाढ़ आई थी। हर व्यक्ति को मान्यता प्रदान कर दिया जा रहा था और 5 साल के लिए उसको एक छूट दी जा रही थी अस्थायी मान्यता देते समय, कि आपको 5 साल के लिए हम अस्थायी मान्यता देते हैं, तब तक आप अपनी जो व्यवस्था है भवन निर्माण और तमाम चीज़ों में आप उसमें उसको दुरुस्त कर दीजिए। लेकिन उस समय जो बाढ़ आई और गवर्नमेंट की जो नीतियाँ रही उसमें क्या रहा कि मान्यता तो दे दिए गए, और उसी तरह से जिस तरह से यह बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सबको सब पढ़े सब बढ़े, इस तरह से करके और सबको जो है समान रूप से शिक्षित होना और तमाम सारी व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया। लेकिन उसमें हुआ क्या कि लोगों ने उसका मिसयूज किया। मिसयूज कैसे किया कि व्यवस्था नहीं भी होते हुए भी मान्यता जो है पेपर्स में खाली चलते रहे, और उनको तत्कालीन गवर्नमेंट ने क्या किया कि कैसे व्यवस्था को सुधारा जाए, जो भी समस्याएं हैं। कभी आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि एक कोड होता है 10 अंकीय कोड, यूडैश कोड होता है। यूडैश कोड क्या होता है, हर एक विद्यालय का आज के समय में यूडैश कोड अलॉट किया गया है। और यूडैश जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, प्रपत्र, जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली प्रपत्र होता है। अच्छा, कभी कभी इसके बारे में पूछता है। देखिए जितने भी सिस्टम्स हैं आज के डेट में, यूडैश जो पत्रावलियाँ हैं वो ऑनलाइन भी आजकल फिलअप किए जाने लगे हैं। तो यूडैश कोड से उस अक्षांश और देशांतर को लिंकअप करना,
जैसे हम अगर इस विद्यालय में आए हैं तो इसके यूडाइस कोड से और अपने अक्षांश और देशांतर को आप पत्रावली में, जब आप कभी पत्रावली देखेंगे, कभी मॉड्यूल या ऑनलाइन कभी पत्रावली देखेंगे तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मांगे गए होते हैं उस विद्यालय के लिए। मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भली भांति यह समझ सकें कि वास्तव में स्पेस एप्लीकेशन का यूज कहाँ कहाँ है और किस तरह से है और हम किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने रेवेन्यू के लिए स्वामित्व योजना बताया, जैसे हमने बाढ़ प्रबंधन और आपदा प्रबंधन में इसके यूज बताए, कभी कोई दुर्घटना होती है इसके किस तरह से यूज हो सकते हैं, और इस तरह से शैक्षिक अपने व्यवस्था को सुधारने हेतु हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपने स्पेस एप्लीकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं इसमें। तो जो उसका एक निर्धारण किया गया है, जो हमारे पास अब तक के रिकॉर्ड्स रहे हैं डायरेक्टरेट में या व्यवस्था गवर्नमेंट के पास, जो भी उनके अभिलेख रहे हैं, जो भी उनके रिकॉर्ड्स रहे हैं कि बस्ती में वास्तव में इतने विद्यालय हैं। अगर हम शहरी एरिया को देखें तो वास्तव में बस्ती में गली गुच्छे नाली नाले जहाँ भी चल रहे हैं विद्यालय चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय चल रहे हैं कहाँ जो सिर्फ ऑन पेपर चल रहे हैं। लेकिन ये तो समस्या हो गई हमारे लिए कि भाई हमारे पास व्यवस्था बहुत सारी है, विद्यालयों की भरमार पूरी पड़ी हुई है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसका आउटपुट है वो क्या है, जीरो। शिक्षा से वंचित बहुत बच्चे रह जा रहे हैं। कभी ऐसा भी होगा कि हमारे पास जो एलिमेंट्री और अपर एलिमेंट्री जो परिषदीय जो विद्यालय रहे हैं उनकी भी संख्या बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन हमारे दूर दराज के जो बच्चे हैं, जो अभावग्रस्त जो एरिया के जो बच्चे हैं, वो अछूते रह जा रहे हैं शिक्षा से। क्या बात है? तो उसको वास्तव में अगर फिजिकल अगर तौर तरीके से देखा गया अब तक, तो हमें बहुत अच्छा उसका अनुमान नहीं दिया गया। भाई जरूरी है कि कहीं बहुत सारे हैबिटेशंस बन रहे हैं, हैबिटेशंस के बाद वो गांव बन रहे हैं, बड़ा रूप ले रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटता हूँ। जैसे अभी तक मैं शिक्षा की प्रणालियों में बात कर रहा था कि जिस तरह से बिल्डिंग्स वगैरह खोले गए हैं, जिस तरह से उनके स्कूल खोले गए हैं, मैंने हैबिटेशन की बात किया। हैबिटेशन है क्या है? आबादी। जो आबादी जो जहाँ पे बन जाती है, सबसे पहले होता क्या है, एक सेटलमेंट छोटा सा, जिसमें 2-4 घर, 2-1 घर शुरुआत होती है वहाँ से, और वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी बड़े गांव से हट के निकल के 2-1 लोग निकल के यहाँ पे आते हैं और 2-4 घर बनाते हैं। उन 2-4 घरों से धीरे धीरे उसको कहते हैं हिंदी में मजरा, मजरा या पुरवा। किसी गांव का निर्माण होता कैसे है? मजरे या पूर्वे से होता है, जो कि हम 2-4 घर बनाए, गांव से निकल के बाहर गए और वहां से क्या किया हमने, फिर धीरे धीरे विकास किया, फिर 2-4 और घरों की संख्या में बढ़ती गई, फिर वो मजरा या पूर्वा जो है बढ़ते बढ़ते एक गाँव का रूप ले लेता है, एक बड़ा सेटलमेंट का रूप ले लेता है। तो शुरुआत किससे हुई? एक पूर्वे से, एक मजरे से, एक हैबिटेशन से। तो छोटे से एक हैबिटेशन से शुरुआत हुई और वो एक विलेज का रूप लेता है। लेकिन वही विलेज कुछ 2-3-4 विलेज को या 2-1 उसमें और मजरे या पूर्वे मिला दिए जाते हैं, तो क्या बन जाता है? वो ग्राम सभा। ठीक है ना? तो पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम सभा। ठीक है। किस तरह से ग्राम सभा का निर्माण होगा? कई अलग अलग बना के, ये छोटे बड़े पूर्वे मजरे हैबिटेशंस और बड़े जो सेटलमेंट्स हैं उनको बना के क्या होगा, उससे ग्राम सभा का निर्माण होगा। लेकिन होता क्या है कि इन ग्राम सभा में जो गवर्नमेंट की जो प्रणाली है, जो तौर तरीके हैं कि इतने डिस्टेंस पे जूनियर का, इतने डिस्टेंस पे प्राथमिक विद्यालय को हमें खोलना है, तो जरूरी नहीं है कि इस बड़े वाले अगर सेटलमेंट में व्यवस्था है तो इस छोटे वाले पूर्वे में भी ये व्यवस्था होगी। और ये भी है कि इस बड़े वाले सेटलमेंट से मतलब जो गांव है, इस छोटे वाले पूर्वे की दूरी ज़्यादा है ना, ज़्यादा। तो ये बच्चा कैसे वहाँ तक पहुँच पाएगा? या हमारे दूर दराज के जो छोटे बड़े जो भी जगहें हैं, उनको कैसे कवर किया जा सकता है? फिजिकल जो सर्वे या फिजिकल जो कमांड और कम्युनिकेशन और कंट्रोल जो सिस्टम रहा, वो अभी तक फेल रहा। लेकिन हमें स्पेस एप्लीकेशन की जरूरत तब पड़ी कि हमने उसको कवर करने की कोशिश किया सैटेलाइट के थ्रू।
और हमने ये देखा कि वास्तव में एक छोटा सा पुरवा यहाँ भी है जहाँ 5 घरों का बस्ती है, जिससे गांव जो है बहुत बड़ा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन इस छोटे से पुरवे को इस गांव से कनेक्ट करने के लिए क्या रास्ते हैं, क्या वहाँ पे साधन की कोई व्यवस्था है, उसकी पहुँच क्या है, या ये छोटा सा पुरवा इस बड़े वाले पुरवे से कितना नज़दीक है, या ये छोटा सा जगह इससे नज़दीक है या इससे नज़दीक है। तो उसकी आबादी को लेकर अब हम अपने टॉपिक पे आते हुए अपने उस आबादी को, बड़ी आबादी को लेकर और छोटे से पुरवे को लेकर हमने ये डिसाइड किया कि हमने मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू एरिया डिस्टेंस हम विद्यालयों का निर्माण करेंगे, और विद्यालय उन्होंने दिया भी। तो स्पेस एप्लीकेशन का क्या यूज हो सकता है कि हम पहले डिजिटल एरियल फोटोग्राफी मीन्स सैटेलाइट से हम उसकी फोटोग्राफी करके और फिर मौके पर उस जगह पे हम जाते हैं और ये देखते हैं कि वास्तव में जो भी चीज़ें हमें मिली हुई हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है यहाँ पर, और हम फिर क्या करते हैं गवर्नमेंट में रिपोर्ट भेजते हैं। फिर वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपनी नीतियों के हिसाब से वो क्या करती है, उसके लिए निर्धारित करती है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में, बहुत ज़्यादा संख्या में स्कूल है, तो क्या करती है कि उनके स्कूल्स की संख्या को कम करती है। क्या उनके प्रॉपर्टी को देखते हुए उनके क्या क्या उनके पास विशेषताएं हैं, क्या क्या कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ हमें हटा देना चाहिए मान्यता को, कहाँ हमें रखना चाहिए। तो इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा आबादी है और बहुत ज़्यादा भरमार है स्कूल की, तो उस आबादी के अकॉर्डिंग उसको एक रेशियो में ले आते हैं। अगर थोड़ी आबादी है, स्कूलों की भरमार ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, तो क्या करते हैं थोड़ी आबादी के अनुसार उनको स्कूलों की संख्या को कम कर देते हैं। तो ये सारे काम हम पहले तो सैटेलाइट फोटोग्राफी से और फिर हम फिजिकल सर्वे से जो है हम देख सकते हैं कि वास्तव में है क्या, कैसे हमें करना है, कहाँ हमें वास्तव में स्कूल की ज़रूरत है, उसको हम फिर क्या करते हैं गवर्नमेंट की जो सारे प्रोसेस होते हैं वही सारी चीज़ें कि हम पंचायतों को भेजते हैं प्रपोजल, किस तरह से आप करिए, किस तरह से आप अपनी ज़मीन निर्धारित करिए, हम आपको एक विद्यालय देते हैं, वहाँ पे आप विद्यालय बनाइए। तो ये सारे कार्य उसमें क्या आते हैं DSS के अंतर्गत, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत। तो स्पेस एप्लीकेशन का स्पेस एप्लीकेशन का यूज कहाँ हो सकता है, DSS के अंतर्गत, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत किसका यूज किया जा सकता है, स्पेस एप्लीकेशन का यूज किया जा सकता है। हम आपको पूछ सकता है कभी भी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज कहाँ किया जाता है। आज के समय में, आज के दौर में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहाँ विकसित किया जा रहा है, कौन से क्षेत्र में, तो किसमें स्पेस एप्लीकेशन के रूप में। और किसी भी विभाग का, किसी भी तरह के कार्यों का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी तौर तरीकों का आप जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। और जैसा कि आपने शुरू में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात किया था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी हमारे लिए बहुत प्रभावी, बहुत उपयोगी है। किस तरह से उपयोगी है कि लाइब्रेरी में आप जाते हो, लाइब्रेरी में आप बुक्स ढूंढते हो और बहुत सारी बुक्स इधर के उधर सब घूम रहे होते हैं। विज्ञान वाले कला में चले गए और कला वाले विज्ञान में, तो वहाँ के क्या करते हैं एम्प्लॉय भी बहुत परेशान रहते हैं और जो भी आप स्टूडेंट्स होते हैं वो भी परेशान रहते हैं वहाँ। तो ये क्या कर दिया, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, DMSS क्या कर दिया, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। उसको आज के समय में आपने देखा होगा कि जो रैक्स बने हुए हैं वो एक कंप्यूटर से सेंटर्ड है। मतलब आप गए, आपने कहा कि हमें फला अफसर की चाहिए वो, तो वहाँ पर सेंटर पे अपने कंप्यूटर पे उसको एंट्री किया और उसको एंटर मारा तो रैक्स फटाक से खुल के बाहर आ गया। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बता दिया कि फला रैक में आप जाओ, रैक खुल चुका है। फिर ऑटोमेटिकली वहीं से वो क्या करेगा, कंप्यूटर से ही उसको बंद कर देगा। इजी हुआ ना प्रोसेस। तो क्या होता है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या डाटा मैनेजमेंट सिस्टम यही है, कार्यों को आसान करना, कार्य को आसान कर देना ही डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसी पर्टिकुलर किसी यूज के लिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसी प्रणाली के लिए और डाटा मैनेजमेंट सिस्टम कार्यों को सुगम बनाने के लिए है।
हमने भाई ढेर सारे डाटा कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद अगर हम उसको कोई प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर उसका यूज नहीं करेंगे तो फिर उस डाटा का हमारे लिए यूज क्या है? क्यों? अगर हम मान लीजिए पॉपुलेशन भी जान ली किसी पर्टिकुलर एरिया का, हमने एरिया भी समझ लिया, हमने जितने भी उसकी वहाँ पे समस्याएं थी उसको हमने सब अवगत हो लिए, लेकिन उसका निराकरण करने के लिए हमें उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। हम कहते हैं अभी अब अगले आता हूँ स्वास्थ्य विभाग के बारे में। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। एक ऐसी समस्या आई कि इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित हो रहे थे लोग, बच्चे, जापानी इंसेफ्लाइटिस से। तो पर्टिकुलर एक पूर्वांचल का एरिया, एक गोरखपुर आपके बगल में है, गोरखपुर में पीड़ित हो रहे थे। तो गवर्नमेंट में एक प्रपोजल भेजा गया कि ऐसा है कि ये प्रॉब्लम जो आ रही है, जिससे हौच पौच की स्थिति जो बनी हुई है रोज की, इससे निजात पाने के लिए हम क्या करें ऐसा कि हमें पता चल सके कि वास्तव में प्रॉब्लम ओरिजिन इसका कहाँ से है, इसकी शुरुआत से कहाँ से रही है। तो कैसे पता किया जाए? तो आने वाले जितने केसेस थे हॉस्पिटल्स में, उनके एड्रेस को कलेक्ट किया गया। एड्रेस को कलेक्ट करने के बाद हमने ड्रोन सर्वे किया, वहाँ के वाटर टेस्टिंग किया, सॉइल टेस्टिंग किया, और ऐसे एरिया को हमने पूरी तरह से क्लासीफाई किया और उसका एनालिसिस किया। और इस तरह के एरिया के अलावा कहीं और कोई बीमारी नहीं हो रही है उसका भी हमने सैंपल कलेक्ट किया। जो फ्रेश एकदम एरिया है उसका भी सैंपल कलेक्ट किया। इससे हमें पता चल रहा है कि वास्तव में पानी में समस्या है, कि मिट्टी में समस्या है, कि एयर पॉल्यूशन की कुछ प्रॉब्लम है, कि क्या आखिर ऐसा है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि एसिड रेन होता है जब फर्स्ट टाइम जब बारिश होती है, तो ज़्यादातर कई समय में बहुत समय के बाद अगर बारिश हो रही तो एसिड रेन शुरू होता है। अगर आप प्लास्टिक की चीज़ें आप अगर बाहर रख देते हैं और वो भीग जाती है और फिर उसको धूप कुछ देर तक दिखाइए और उसको पटक दीजिए, टूट के अलग हो जाता है। एसिड भाई उस पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सारी चीज़ें उस पर जो है आगे निकल रही है, उसको क्या हो रही है, तो उसको डीके कर रही है ना। तो इसी तरह से हमें एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर की क्या स्थिति है, मिट्टी की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें हमने उसको क्लासीफाई किया, उसको मतलब क्लासीफाई करके उसको जो है एनालिसिस किया। तो हमें उनके कारणों का पता तो चल रहा है ना कि ये समस्या है पर्टिकुलर इस एरिया में जहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है। हम ज़्यादा तो नहीं जा रहे, हो गया टाइम अभी है। ऐसे ही यहाँ पे क्लासेज लेते समय कभी कभी मैंने ऐसा कर दिया कि 20-25 मिनट ज़्यादा होने लगे तो लोग घूमने लगे। तो इस तरह से जो है अगर टाइमिंग होगी तो बताइएगा आप लोग, क्योंकि वो बताते हुए जो होता क्या है ना, एक एक्सपर्ट या अगर एक जानकार है कोई तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको बता दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और होता क्या है कि वो हर एक टीचर ये चाहता है कि अंदर की सारी अपने ज्ञान उठा के आपके ऊपर उड़ेल दे। और वो होता क्या है कि 10 दिनों में है संभव ये कि 1 दिन में है, तो हर एक टीचर ये चाहता है, जो जिज्ञासु टाइप का होता है, जो अपने बच्चों के लिए समर्पित रहता है, वो क्या चाहता है कि 1 ही दिन में सब उसको पढ़ाते बोल के सब खिलाते। लेकिन संभव ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ज्ञान का और जो ये है इसका अथाह सागर है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आपसे सीखते हैं और आप हमसे सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप बताते हैं और कुछ हम आप एक दूसरे की पर्टिकुलर एक जो है एक सप्लीमेंट्री होते हैं हम लोग। तो मैं कहाँ बात कर रहा था अभी? हाँ, एसिड रेन। तो इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई करके जो है हम इसका पता लगाते हैं कि वास्तव में कारण है क्या। हमने गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सौंप दिया कि इस तरह की प्रॉब्लम है, पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है और मिट्टी में जो है ज़्यादा ये जगह है इस टाइप की हो चुकी है, सॉल्टी हो चुकी है, सोडिक लैंड हो चुका है, और आपके जो ये हवा है, हवा की क्वालिटी में कुछ ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, कुछ कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो गई है। टायर के बुरादे उड़ रहे हैं हाईवे 4 लेन के किनारे, वो कहाँ जा रही हैं? नाक में, नाक के श्वास रास्ते फेफड़े में जमा हो रही है। रोड पर सड़कों पर चलने वाले जो टायर के बुरादे जो उड़ रहे हैं उसकी मात्रा देखिए कितनी है, जो कि अभी 4 लेन जो पहले बने थे, 4 लेन में क्या है कि पहले बहुत ज़्यादा टायर के बुरादे उड़ते थे, लेकिन अब डामर रोड बनाई जा रही है बहुत सारी। पहले जो है सीमेंट कंक्रीट की बनाई जा रही थी, उससे टायर ज़्यादा घिसते थे।
तो इस तरह की जो समस्याएं हैं हमने उनको निराकरण करने के लिए एक अपना सिस्टम डेवलप किया है, जिसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमने कहा नाम दिया। तो ये संभव किससे है? स्पेस एप्लीकेशन। हमने क्या किया, ड्रोन को सर्वे किया, ड्रोन को फ्लाई किया, ड्रोन को फ्लाई करके हमने उस पर्टिकुलर एरिया को देखा, जाना, समझा और उस एरिया से हमने क्या किया, उसको एनालिसिस किया और फिर हमने अपना एक डिसीजन दिया, अपना एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया कि उसको हम कैसे उसका निराकरण कर सकते हैं। ये तो स्वास्थ्य के लिए हो गया। और भी अगर आप चाहें तो किसी भी विभाग का नाम लें तो हम उसको बताएं कि क्या हम उसके लिए कर सकते हैं स्पेस एप्लीकेशन के थ्रू। कोई बताएं? जैसे सर मैप हो गया गूगल अर्थ, गूगल अर्थ एक सर सैटेलाइट वेरी एप्लीकेशन एप्लीकेशन उसे सर हमने देखा था ये कि वैसे सपोर्ट करता है स्पेस। वही चीज़ें हैं। जैसे अभी आप गूगल अर्थ जो देख रहे हैं, गूगल अर्थ भी बनाया हुआ है इसी सैटेलाइट उसके थ्रू। अगर आप देखते हो, जैसे आप नेविगेट जो भी जगह करते हो, नेविगेशन जो भी आप करते हैं, आपको ट्रैफिक के बारे में भी पता रहता है कि कहाँ भारी ट्रैफिक है, कहाँ हल्की ट्रैफिक है। तो क्या होता है कि वो कोरिलेट किया जाता है उससे, यातायात विभाग से उसको कोरिलेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ देख के बता दे रहा है। यातायात विभाग आज के लगे हुए CCTV कैमरा और उसको क्या किया जाता है, लिंक कर दिया जाता है और लिंक करके आपको बता दिया जाता है कि इस जगह पे काफ़ी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है। तो आपको क्या करते हैं, जब आप गूगल से जब आप सर्च करते हैं कोई चीज़, तो उसमें वो बताता रहता है कि ये जगह है, इतनी जाम है और इतने समय में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट एक आपको टाइम दे दिया जाता है। तो वो क्या होता है कि उस CCTV कैमरा से उसको लिंक कर दिया जाता है और वो लिंक होने के बाद, लिंकअप होने के बाद वो सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं कि कहाँ से क्या समस्याएं आ रही, कहाँ से क्या चीज़ें हैं। आप लोग कभी कभी इस चीज़ के लिए बहुत आश्चर्य करते होंगे कि बहुत पतली वाली गली के भी बारे में बता रहा है, जो कि बहुत हम लोग भी नहीं जानते हो, तो इनको कैसे पता होता है। तो वास्तव में तत्काल लोग क्या करते हैं, उसको अपने जो सिस्टम है, सिस्टम में वो जैसे आप जब उसको देखेंगे पर्टिकुलर इस एरिया का, अगर हम देखेंगे पूरा जितना भी है, ये कच्चे रोड नहीं, हाईवे रोड, पक्के रोड नहीं, मालवी रोड से इधर के जितने एरिया हैं, जितने भी ब्रांचेज, जहाँ भी गलियाँ हैं, पतली गली, फिर थोड़ी मोटी गली, फिर थोड़ी और चौड़ी गली, ये रास्ता जो है थोड़ा सा अलग टाइप का दिखाएगा। उसमें क्या होता है कि आपको जिसकी जैसी प्रॉपर्टी होती है वैसे वो दिखता है। मेटालिक रोड, नॉन मेटालिक रोड है। कभी मैंने ऐसे भी पेपर्स में देखे हैं कि वो पूछता है कि वास्तव में अगर ये खड़ंजा है या अगर पिच रोड है तो किस टाइप के रोड में आता है वो। इसके स्पेस जो आपका है एप्लीकेशन, उसको किस टाइप के रोड में रखेंगे हम। वो तो हम नॉर्मल आम भाषा में कह रहे हैं ना, ये खड़ंजा है, ये CC रोड है, ये डामर रोड है, ये वो होता है। दो तरह के रोड होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक क्या होता है, जैसे आपके जो इस तरह से परमानेंट पक्के रोड जो बने हुए हैं या डामर रोड बने हुए हैं, ये मेटालिक होते हैं। लेकिन जो अभी कट स्टोन्स जो लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर, हाँ, या आपके ईंट ये सब जो लगाए, ईंट के जो खड़ंजे लग रहे हैं, इसमें आगे नॉन मेटालिक बनाएंगे। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक रोड, इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। तो हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं कि जो सैटेलाइट का जो व्यू आता है हमारे पास, उससे मैप से ही हमें क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये मेटालिक रोड है बढ़िया वाला, ये पक्के वाला रोड जो जा रहा है, और ये नॉन मेटालिक है, ये पतली वाली गली है, नॉन मेटालिक है, जिसपे कैसा लगा है, स्टोन लगा है पतला, वो पत्थर का और ईंट का, इस तरह की चीज़ें। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक हम इस तरह से भी क्लासीफाई कर देते हैं। और उसमें भी ये देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी, इसकी डेप्थ कितनी, इसकी हाइट कितनी है, इसकी वाइड कितनी है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि पतली गली है। तो आपको कभी कभी क्या होता है, जब हैवी ट्रैफिक होती है उसमें, मैं आपको बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे, कि जब हैवी ट्रैफिक होती है तो आपको कभी कभी उसमें शॉर्ट रूट भी बताता है, आपको सजेस्ट करता है, ठीक है, कि आप इस पर जाइए और इस पर से आप निकल जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या होती है कि उसी CCTV कैमरा से लिंक अप होता है,
कि अगर हैवी ट्रैफिक इस चौराहे पे है तो आप इस टाइप के भी रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लगभग 90% आपको सही निर्धारित करता है। मैं कहता हूँ 10% या 5% में कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और ज़रूरी नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया को यह भी देख सकें कि भाई वहाँ पे पेड़ गिर गया है कि तार गिर गया है कि ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं भी पता चल पाती है ना। तो गूगल इस तरह से है, गूगल के एप्लीकेशन इस तरह है। और गूगल तो अब आप छोड़िए, हमारे खुद के जो है भुवन ऐप का जो इस्तेमाल हो रहा है। एक ऐप चला है भुवन, इंडिया ने एक ऐप अपना लॉन्च किया है भुवन ऐप। भुवन में क्या है कि एक आम व्यक्ति, हम आप इसको क्या कर सकते हैं कि अपने यूजर आईडी से भी हम सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पावर हाउस है, कितनी क्षमता का पावर हाउस है, कहाँ विद्यालय है, उसको आप फोटोग्राफी करके और उसको जो है आप उसको अक्षांश और देशांतर पे उसका पॉइंट लेके कोऑर्डिनेट्स कलेक्ट करके उसका, और उसको आप भुवन ऐप पे डाल सकते हैं। अगर इसको जो इसरो है, इसरो का अगर समझ में आता है कि वहाँ के लोगों को समझ में आता है डाटा सेंटर के कि आपका भेजा हुआ अमुक डाटा अगर उनके उपयोग का है तो आपको वो ले लेते हैं, अन्यथा वो उसको वहीं से हटा देते हैं। अगर उनको नहीं समझ में आता या फॉल्स इंफॉर्मेशन है तो क्या करते हैं, उसको वहीं से हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा स्पेस एप्लीकेशन काम कर रहा है। और एक चीज, स्थिति का सही निर्धारण करने के लिए अभी मैं आप लोगों को आज सिर्फ स्पेस एप्लीकेशन बता रहा हूँ है क्या, वास्तव में इसका यूज होता कहाँ है और कैसे होता है, और इसका गिफ्ट आउट हमें कैसे मिलता है, इसको कैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उस पर डेवलप करते हैं। तो जैसे अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी है कार्य हो चुका है, लगभग 815 ब्लॉक्स या 870 ब्लॉक्स में कंप्लीट हो चुके हैं यूपी के। और आपसे कभी पूछा भी जा सकता है कि कितने जो है ब्लॉक्स में, थोड़ा सा आप इसको मेन एक पॉइंट ऑफ कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री, देखिए सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, गवर्नमेंट जितने भी कार्य कराती है अपने फंड से, और क्वेश्चंस पुटअप कहाँ से होते हैं, जो भी उसके फंड से रिलीज हुए, जो उसके कोष से जो भी फंड जो रिलीज होते हैं उससे संबंधित क्या कार्य हुए, उसी पे बेस्ड सारी चीजें आती हैं आपके पास में, फिर वापस वहीं से भेजा जाता है। तो हमें जानना जरूरी है कि वास्तव में हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, नए हमारे पास कितने टाउन एरियाज हैं, कितने हमारे पास नगर पालिका हैं, और कितने महानगर निगम और कितने नगर निगम। ये सारी चीज़ें हमें जानना जरूरी होता है। तो आप लोग उसको इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिएगा गूगल के थ्रू या जैसे भी हो पाए। जी सर एक क्वेश्चन, हाँ बताएं बताएं। जैसे बता रहे हैं एप्लीकेशन में जो हर जगह हो सकता है जी सर, अगर हम किसी ट्राइबल एरिया में जाते हैं तो वहाँ के लिए क्या फायदेमंद है, जनजातीय क्षेत्र में हम जा रहे हैं हाँ। वहाँ के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है, वहाँ के लोगों के लिए क्या फायदेमंद, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आज के समय की जो स्थिति है हम उसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं। ट्राइबल एरिया बहुत दूरगामी और बहुत विकट संकटों वाला, मतलब बहुत समझ लीजिए कि वो सारी सुविधाएं जो वास्तव में एक गवर्नमेंट की जो स्मार्ट सिटी की जो प्लानिंग है, स्मार्ट विलेज की जो प्लानिंग है, वो वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही है। वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटीज। जनजातीय एरिया में क्या है कि वहाँ के रास्ते, वहाँ के उनके आवास जो बने हुए हैं, वहाँ की जो भी संसाधन हैं, पेयजल संसाधन हो गए और भी तमाम तरह के जो संसाधन हो गए, उनके भोजन के लिए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो इसको इस तरह की जो भी समस्याएं हैं इनको हम कलेक्ट करने के लिए, इनसे संबंधित जो सारी इंफॉर्मेशन सूचना कलेक्ट करने के लिए हमने डिसाइड किया कि अगर बड़े सेटलमेंट से छोटा सेटलमेंट कहीं हट के है 2-4 घरों का या 10-5 घरों का है। वास्तव में जनजातीय एरिया देखिए होते कहाँ हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ नहीं होते हैं, होते क्या है 2-4 इक्का दुक्का ही होते हैं, या धीरे धीरे अब सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं बंटानिया जो एरिया है, बंटानिया जो हुआ है जनजाति है, जंगलों में छुपे हुए से मतलब मेरा तात्पर्य है कि अपने निवास बनाए हुए हैं जो। तो होता क्या है कि अगर हम
सैटेलाइट व्यू से अगर उनको देखना चाहें या उनके घरों को देखना चाहें तो हम नहीं देख पाएंगे। वजह उसका है कि वो ऑटोमेटिकली वो आच्छादित है, पेड़ों से आच्छादित है। तो उनका अभी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो आपके वास्तव में आप उत्तराखंड में जाएंगे जौनसारी आपको मिलेंगे। ये क्या है, ये भी एक तरह के जनजाति है जौनसार जो है। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वो भी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। जौनसारियों में भूत प्रेत और किसके किसके और कंकाल और मानव कंकाल की पूजा करने की उनकी प्रथा है, और बहुत तरह तरह की उनकी अलग अलग तरह की प्रथाएं हैं। पूजा पाठ और तंत्र मंत्र हिप्नोटाइज करने की उनकी अलग प्रथा है, कैसे क्या क्या करते हैं, कैसे उनके पूर्वज रह आए, कैसे क्या क्या उनके पास मेथड हैं। तो इनको हम इनके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम इन्हीं सैटेलाइट सेंसर्स के थ्रू, हम इन्हीं सैटेलाइट व्यू के थ्रू हम देख सकते हैं कि वास्तव में बहुत दूर दराज में कहीं 2-4 घर हैं, और वहाँ से हम उन पर फिर से आज अगर हमने 8:15 सुबह पे अगर हमने उनका व्यू देखना शुरू किया तो व्यू में हमें कुछ और चीज़ें दिखी। हमने 10 दिन के बाद थोड़ा सा दोपहर में हमने देखने की शुरुआत किया, या बहुत सारे इमेज अलग अलग टाइमिंग में अगर हमने उनको देखने शुरू किए तो हमें कभी ऐसा भी दिखा कि वो जल पानी को लेके कहीं से लेके जा रहे हैं, वो पेड़ों को काट रहे हैं, लकड़ियों को काट रहे हैं, या उनकी जितनी भी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, हाँ एक्टिविटी जितनी भी उनकी हैं, क्रियाकलाप रोज के जितने भी हैं, वो सारे मैं देख सकता हूँ उससे। तो हमें इससे पता चल सकता है कि उनके पास कुएं, बावड़ी या जल के संसाधन क्या है, स्रोत क्या है। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग्स यही है कि जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, कोई अभाव से ग्रसित न हो। तो सबसे पहले तो होता क्या है कि उनको चिन्हित किया जाता है, और चिन्हित करके उनके संसाधनों को ढूंढा जाता है कि वास्तव में अगर ये यहाँ पे अपना बिल्डअप किए हुए हैं कुछ अपना मकान या जो भी है, तो आवास अगर बिल्डअप किए हैं तो इनके संसाधन क्या हैं। क्या पास में कोई बावड़ी कुएं हैं, उसको हम उससे देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। क्या पास में कोई नहर या इस तरह से सिंचित एरिया है कोई, जिसमें खेती वगैरह भी कर सकते हैं। क्या उनके मतलब कनेक्टिविटी भी है, रोड वगैरह उनके पास है, या कैसे पहाड़ और जंगल को ही पार करके किसी तरह से जा पा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे आपको पहाड़ में ही उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे एरिया मिल जाएंगे जो कि बहुत गाँव में कनेक्टिविटी नहीं देती है। मेजर जनरल भूलचंद खंडूड़ी जो CM भी रहे इसके पहले, उनके समय में क्या था कि उन्होंने बहुत सारे रोड दिए उत्तराखंड में, भाजपा की गवर्नमेंट में ही रही है। उनके बहुत सारे नीतियाँ और बहुत अच्छी नीतियाँ रही हैं। आज के समय में आप गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में दोनों जगह जाएंगे तो बहुत सारे रोड आपको मिलेंगे वहाँ से, हाँ। तो आज तो इस समय गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन बहुत सारे आपको रोड मिलेंगे जो मेटालिक और नॉन मेटालिक, और पहाड़ों को काट कर बनाए जा रहे हैं। वो उनके मतलब संसाधनों को उनके पास तक पहुँचाए जा रहे हैं। उनके लिए खाद्य की व्यवस्था की जा रही, जल संसाधन की व्यवस्था की जा रही। इस तरह की बहुत सारी जो है संसाधन उनके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस तरह से सैटेलाइट सेंसर की व्यू से जो है देख सकते हैं कि वास्तव में जो भी सेटलमेंट यहाँ पे बस रही है उनके लिए कोई सुविधाएं वहाँ आसपास में है कि नहीं है। आप स्लम एरिया में देख लीजिए, बहुत सारे स्लम एरिया को चिन्हित किया जा रहा है। स्लम एरिया से रिलेटेड ये भी देखा जा रहा है कि उनके पास वहाँ पे ओपन डेफिकेशन न करें, खुले में शौच न करने पाए, इसके लिए वहीं आसपास में 2-4-6 टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं। जल संसाधन केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे कोई टंकी वगैरह बड़ी ओवरहेड टैंक का निर्माण किया जा रहा है कि उनको आसानी से पानी की सुविधा, बिजली मिल सके, और इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं उन तक प्रोवाइड कराया जा रहा है। उनके पक्के मकान उनको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स उनको दी जा रही हैं। जहाँ भी गवर्नमेंट की जो अलग टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं, गवर्नमेंट की जो समुद्रा समाज है उस टाइप की जो नजर की जो जमीनें हैं उनमें उनको बनाया जा रहा है, दिया जा रहा है, उनको किया जा रहा है। इस तरह की जो भी आपकी गवर्नमेंट में जो रनिंग गवर्नमेंट में रही हैं, तो ये सब चीज़ें आप तो देख सकते हैं। तो सीमांकन करना संभव हुआ, इसको चिन्हित करना संभव कैसे हुआ? सैटेलाइट व्यू, ठीक है ना। सैटेलाइट व्यू से ही हमारी पहुँच ऐसे दुर्गम एरिया तक बन सकी जो वास्तव में बहुत ही पीछे थे, जहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँच सकती है, उतने पीछे थे वो।
इतना ही वो जो है पिछड़े थे और उनके पास किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं हुआ करता था। हाँ? और अब तो धीरे धीरे सिविलाइजेशन की ओर भी बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की यही नीति है कि धीरे धीरे स्मार्ट सिटी बनाए जाए, उनके स्मार्ट सिटी में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सारी स्मार्ट सिटी में दे रही है गवर्नमेंट। यातायात के संसाधन आपको दे रही हैं, तो सड़कें और रोड नाली नाले एक बेस मैप बनाया जाता है। बेस मैप क्या है? बेस मैप किसी शहर के, जैसे स्मार्ट सिटी बनने से पहले क्या होता है, बेस मैप तैयार किया जाता है। इस इतने एरिया में कितने हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड के साथ कहाँ वाटर बॉडी है, कहाँ वाटर बॉडी अगर है तो पानी अगर बरसात होती है तो उसके निकास की व्यवस्था क्या है, नाले वगैरह कहाँ हैं, नाले हैं तो नालियाँ भी कनेक्टिविटी उसकी हैं, वो फिर फाइनली जाके कहाँ गिर रहा है, नदी में गिर रहा है तो किस जगह गिर रहा है, उसका जो गंदगी ना नदी में फैलने पाए उसको अलग कुछ डाइवर्जन दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बेस मैप में आती हैं। बेस मैप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जितनी इंफॉर्मेशन टोटली होती हैं एक भूगर्भ पे, वो सारी चीज़ें बेस मैप में सब दी गई होती हैं। अगर आप बेस मैप की बात करें तो सभी चीज़ें बेस मैप में दी गई होती हैं। कहाँ स्कूल है, कहाँ शौचालय है, कहाँ ये आपके कम्युनिटी हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, या जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ जो है आपको बेस मैप में दिया गया होता है। जो भी चीज़ें अवेलेबिलिटी जिस चीज़ की होती है हर एक चीज़ दी जाती है, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। हाँ, बस वो बिल्टअप होने चाहिए। खाली लैंड है तो खाली लैंड की भी उसमें वो दी गई होती है मैप में। अगर वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी भी कहीं कहीं बनी हुई, वाटर बॉडी भी बनी हुई। अगर खाली लैंड है तो खाली होगा, उसको भी उसकी भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है बेस मैप में। अगर कहीं फॉरेस्ट है, कहीं पेड़ पौधे हैं, कुछ और है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन पूरी बेस मैप में। मतलब मैप बेस का मतलब हुआ पूरा एकदम पूरा उसको सही तरीके से मैपिंग करना होगा, ठीक है ना? यस। कोई भी चीज़ में छूटने नहीं पाए। तो किसी भी स्मार्ट सिटी या अर्बन सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए बेस मैप बनाए। बेस मैप से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वास्तव में हमें किस चीज़ की कहाँ आवश्यकता है। अलग अलग मौसम में बनाते हैं उसको बेस मैप को। बरसात में बनाते हैं, उससे पता चलेगा अफेक्टेड एरिया पानी कहाँ जल जमाव कहाँ हो रहा है। जल जमाव अगर यहाँ हो रहा है तो उससे आसपास में कहीं नाली नाले या बहुत सारी चीज़ें, जैसे वाटर ट्रीटमेंट के लिए कुछ हम उसको उपाय करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं किसके, स्पेस एप्लीकेशन। तो अभी बहुत सारी शब्दावलियाँ ऐसी रह गई हैं जिससे आप शायद परिचित नहीं होंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, गवर्नमेंट में आने वाली बहुत सारे चीज़ें हैं। ये चीज़ें अभी आप लोग नहीं जानते हैं तो उससे आगे हम रूबरू होंगे, ठीक है ना? तो ठीक है, साइंस एंड टेक देंगे आप लोगों को आगे हम आप लोग को। थैंक यू। थैंक यू सर।